कॉलेज में अचानक जब मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा सर चकरा गया तो मैं बेहोश होते होते बची। मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठी मेरी दोस्त ने मुझे संभाला, जिसका नाम सोनिया था। सोनिया ने मुझे पानी पिलाया और मुझे ये सलाह दी कि तुम्हें यहाँ कॉलेज से ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर तुम अकेली इस हालत में घर जाओगी तो बेहोश होकर रास्ते में ही गिर जाओगी और तुम्हें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही। उस समय मेरा सर तो चकरा ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ मुझे उल्टी भी आ रही थी। मेरा जी बहुत मिचला रहा था। मुझे अकेले अस्पताल जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया है और मैं चल भी नहीं सकती। तो सोनिया ने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ अस्पताल ले गई। अस्पताल में हम बैठे अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। मैंने सोनिया को कहा कि तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत वालों को ही मिलती है। मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानती हूँ, जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है। अगर तुम न होती तो शायद मैं कॉलेज में या फिर रास्ते में कहीं गिरकर बेहोश हो चुकी होती। सोनिया मुझसे पूछने लगी कि आखिर तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हुई है, क्या वजह है? क्या तुमने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से तुम्हें उल्टियाँ हो रही हैं और तुम्हारा सर इतना चकरा रहा है? तुम्हें इतनी कमजोरी कैसे आ गई? हम अभी बैठे बातें ही कर रहे थे कि हमारा नंबर डॉक्टर के पास जाने का आ गया। जब हमें वहाँ बुलाया गया तो मैं अंदर चली गई। डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, जो बिल्कुल लो था। डॉक्टर ने साथ साथ मेरे कुछ टेस्ट भी करवा लिए, जिनकी रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगा था। तो हम वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। मुझे थोड़ी घबराहट भी महसूस हो रही थी। सोनिया मुझे दिलासे दे रही थी कि तुम परेशान मत हो, सर ही तो चकरा रहा है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होगी तुमको जो इतना डर रही हो। डॉक्टर के पास खड़ी हुई नर्स बाहर गई और थोड़ी देर में उसने मेरी रिपोर्ट्स लाकर डॉक्टर के सामने रख दी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देकर मेरी दवाइयाँ लिखीं और मुझे कहा कि आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और सर पर आसमान टूट पड़ा। सोनिया तो सिर्फ मेरी तरफ देखे ही जा रही थी, बहुत ही हैरानगी से। मुझ में तो सोनिया से नज़रें मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। डॉक्टर की बोली हुई बात ने मुझे सदमे में डाल दिया था। मुझसे वहाँ से उठा भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर को कोई भी जवाब दिए बगैर सोनिया ने डॉक्टर से दवा का पर्चा लिया और मुझे हाथ से पकड़कर कमरे से ले गई और आते ही मुझसे सवाल जवाब करने लगी कि आखिर ये डॉक्टर क्या बोल रही है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? तुम पागल हो गई हो? तुम सोच भी नहीं सकती कि इसकी तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम अपने घर के माहौल से अच्छी तरह जानकार हो। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। तुम्हारा भाई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने आखिर ये गलती क्यों कर दी? मेरे पास उस समय कोई भी जवाब नहीं था। मैं सोनिया को क्या बताती? मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि अब मेरा भाई तो मेरी जान ले लेगा। वो बहुत ही पुराने ख्याल और बंदिशों वाला है। वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जब सोनिया ने मुझसे कहा कि नेहा तुम मुझे बताओ, आखिर वो कौन है जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में है? सोनिया को अब सब कुछ पता चल ही गया था। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैंने उसको सारी बात बता दी। मैंने उसको कहा कि वो लड़का हमारे साथ ही पढ़ता है, उसका नाम दीपक है। उसने मुझसे प्यार का झूठा दावा किया और मैं उसकी झूठी मोहब्बत को सच समझने लगी। मुझे भी उससे मोहब्बत थी। उसके बिना मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था। वो दिन रात मुझसे मैसेज या कॉल पर बात किया करता था। वो मेरे लिए तरह तरह के तोहफे लेकर आता था, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मुझे उसकी मोहब्बत पर अंधा विश्वास हो गया था। उसने मुझे 2-3 बार होटल में मिलने के लिए बुलाया था। मैंने जब इनकार किया तो उसने मुझसे यही कहा कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए तुम मुझसे मिलने नहीं आती हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मुझे उससे मोहब्बत थी। मैंने ये बात बार बार उसको बोली, पर वो मुझे सिर्फ यही कहता रहा कि तुम मुझसे मिलने आओगी तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वरना मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास नहीं। और फिर मजबूर होकर मैं उससे मिलने चली गई। फिर ना चाहते हुए भी वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दीपक ने मुझे विश्वास दिलाया था कि वो मुझसे शादी जरूर करेगा। मैं 2 बार दीपक से मिलने होटल चली गई, लेकिन जो कुछ भी हमारे बीच होता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा ज़मीर ये बात गवारा नहीं करता था कि मैं शादी से पहले दीपक से शारीरिक संबंध बनाऊं, लेकिन जब मैं उससे मिलने जाती थी तो वह मेरे साथ संबंध जरूर बना रखता था। और जब तीसरी बार मैंने मना कर दिया तो उसने अपने सारे नंबर बंद कर लिए। जब कॉलेज में मैंने उससे बात करना चाही तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया। उसका बदलता हुआ व्यवहार देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई।
क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने सिर्फ मोहब्बत के नाम पर मुझे धोखा दिया था। उसको मुझसे नहीं, मेरे शरीर से मोहब्बत थी। और इस बात को अब 2 महीने गुजर गए हैं। फिर मैंने दीपक से बात करना ही छोड़ दी। मैंने यही सोचा, शायद इस बात के बारे में किसी को कभी कुछ मालूम नहीं होगा, पर अब उसका बच्चा मेरे पेट में है तो ये बात कैसे छुप सकती है। मुझे तो अपनी होने वाली बदनामी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सोनिया ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि किसी को कभी कुछ मालूम नहीं होगा। मैं तुम्हारी राजदार बनकर रहूंगी। तुम मुझे अपनी बहन की तरह समझो। मैं तुम्हारी ये बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। हम उस समय क्योंकि अस्पताल में ही मौजूद थे, तो सोनिया ने मुझसे कहा कि तुम्हें अभी और इसी समय यहाँ के डॉक्टर से ये बात करनी चाहिए कि वो तुम्हारा बच्चा गिरा दे। सोनिया उस समय मुझे इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता लग रही थी। जिस तरह उसने मेरा साथ दिया था, इतने मुश्किल समय में तो अपने भी साथ नहीं देते, मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि मुझसे उस समय कुछ भी बोला नहीं जा रहा था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो सोनिया ने ही जाकर डॉक्टर से बात की और मुझे आकर बताया कि डॉक्टर पहले तो मानने से इनकार कर रही थी, इसलिए मैंने उसको दुगनी कीमत देकर मना लिया है। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन वाले रूम में बुलाया और फिर मेरा बच्चा गिरा दिया। डॉक्टर ने मुझे एक दिन अस्पताल में ही रुकने के लिए बोला था, पर मैंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए डॉक्टर को कहा कि मैं अस्पताल में नहीं रुक सकती। मुझे कुछ घंटे में यहाँ से जाने की अनुमति दे दें, क्योंकि मेरे घर न पहुँचने पर मेरे घर में तूफान खड़ा हो सकता है। तो डॉक्टर ने मेरी मजबूरी को समझते हुए मुझे इजाज़त दे दी और मुझे अपना ख़ास ख्याल रखने के बारे में बोल दिया। जब हम अस्पताल से घर जा रहे थे, तब मैंने सोनिया का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया और उसको कहा कि अगर तुम आज साथ न होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैं तो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाती। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई है और मैं बदनाम होने से बच गई हूँ। दीपक के धोखे और उसकी झूठी मोहब्बत ने मुझे इतनी बड़ी समस्या में डाल दिया था। उसकी वजह से मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। पर मैं दिल ही दिल में ये भी सोच रही थी कि उस समय गलती मेरी अपनी भी थी। अगर मैं दीपक से मिलने होटल न जाती तो आज शायद ये सब कुछ ना होता। मैंने घर पहुंचकर अपनी टीचर को मैसेज कर दिया कि मैं कुछ दिन के लिए कॉलेज से छुट्टी लेना चाहती हूँ, तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो उसने भी ओके कर दिया। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान तो हो रही थीं, पर उनको अंदाज़ा नहीं था कि मेरी तबीयत को क्या हुआ है। उन्होंने बार बार मुझसे पूछा था, पर मैंने उनको यही जवाब दिया कि बस हल्का सा सर चकरा गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कुछ आराम करने के लिए बोला है। मम्मी तो सिर्फ यही बोले जा रही थीं कि बेटा, गरीबी ने इतना घेर लिया है कि कुछ अच्छा खाने पीने को भी नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हें कमजोरी हो गई होगी। वरना पढ़ाई करने वाली लड़कियां तो बादाम और दूध पिया करती हैं। तुम लोगों को तो ठीक से खाना तक नहीं मिलता, तो कहाँ से ताकत बनेगी। कमजोरी तो होनी ही है। फिर भी चलो, भगवान की कृपा से रूखी सूखी मिल ही जाती है और पेट भर जाता है। उसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। जो किस्मत में लिखा है वो हमें किसी सूरत मिलकर ही रहेगा। घर आकर मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैं रो रो कर भगवान से माफ़ी मांग रही थी और अपने किए हुए पापों से तौबा कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैंने रो रो कर भगवान से माफ़ी मांगी थी और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा भगवान मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। अब मैंने भगवान से दिल लगाना शुरू कर दिया था। मैं हर समय उसकी पूजा अर्चना में लगी रहती। सुबह सवेरे उठ जाती और भगवान की आरती किया करती। अब तो पढ़ाई करने को भी दिल नहीं करता था, इसीलिए मैंने कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी और घर में रहकर अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। माँ ने जब मुझसे पढ़ाई छोड़ने की वजह पूछी तो मैंने उनको सिर्फ यही जवाब दिया कि कॉलेज का माहौल बहुत ख़राब है और मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। पर सच्चाई तो यही थी कि मैं दीपक का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने उसकी वजह से बहुत ही बुरा समय देखा था। कॉलेज में दीपक भी होता था, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। समय धीरे धीरे से गुजरने लगा और मैं माँ के साथ घर पर काम करवाने में बिजी हो गई। इन सारी बातों को मैं बुरा सपना समझकर भूल चुकी थी, लेकिन बीच बीच में सोनिया मुझे याद दिला देती थी, क्योंकि वो अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी और सिर्फ यही बातें दोहराती रहती कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। इस गलती से तो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर मैं तुम्हारा साथ न देती तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती। मैं उसका बार बार धन्यवाद करती और यही कहती कि इस बात को बार बार मत दोहराया करो। मैं इस बात को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती थी, क्योंकि उसके मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान थे, इसलिए मैं उसको कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाती थी। पर मुझे इतना उस पर विश्वास था कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी उसने ये बात अपने दिल में दफन की हुई थी और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। इस बात के लिए मैं उसकी शुक्रगुजार थी।
एक दिन मैं माँ के साथ कपड़े सिलवा रही थी कि अचानक सोनिया आई। उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड था। उसने खुशी खुशी वो कार्ड मुझे देते हुए बताया कि उसका रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर में हो गया है। लड़का नौकरी करता है और बहुत ही सभ्य संस्कारी है। मुझे ये खबर सुनकर बहुत ही खुशी हुई थी, क्योंकि सोनिया मेरी बहुत ही अच्छी और राजदार दोस्त थी। उसकी खुशी में मैं भला कैसे खुश न होती। मेरी माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। सोनिया ने माँ से मेरे लिए अनुमति मांगी और कहा कि इसे शादी में जरूर भेज देना और आप भी जरूर आना। जब तक शादी नहीं हो जाती नेहा मेरे घर पर ही रहेगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम तो जानती हो सोनिया कि नेहा का भाई कितना सख्त है, वो इसे जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं इसके भाई से अनुमति लेने की कोशिश करूंगी और फिर तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगी। सोनिया चली गई। मैं भी अपनी ज़िंदगी के इस भयानक हादसे के बाद घर से कभी बाहर नहीं निकली थी, इसलिए सोनिया की शादी में जाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही थी कि शादी में कितना हल्ला गुल्ला और हंसी मजाक वाला माहौल होगा और मैं खूब इंजॉय करूंगी। क्योंकि मैं 3 दिन पहले जाने वाली थी, तो कपड़े कौन से पहनूंगी, कौन से जूते पहनूंगी, चूड़ियाँ, मेकअप, सारे सामान की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। हम बहुत गरीब थे, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। मेरी माँ सिलाई के पैसों से घर भी चलाती थी और कभी कभार पैसे जमा करके मुझे कोई नया सूट दिलवा देती थी। मेरे पास 1-2 सूट ही पड़ा हुआ था। मुझे परेशान देखकर मेरी माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊँगी। मुझे माँ की ये बात सुनकर खुशी हुई। सोनिया की शादी के दिन करीब आ रहे थे। जब सोनिया मुझे लेने के लिए मेरे घर आई, उसने अपनी गाड़ी मेरे दरवाजे के सामने रोकी तो गाड़ी का हॉर्न बजा बजाकर उसने पूरी गली सर पर उठा ली थी। उसने मुझे फ़ोन करके पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी। मैं अपने कपड़ों का थैला लेकर दौड़ती हुई बाहर आई और जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने मुझे गुस्से से देखा कि इंतजार करवाकर तुमने मुझे थका दिया है, तो मैंने उसे सॉरी कहते हुए चलने के लिए कहा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सोनिया का घर बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वो बहुत ही अमीर लोग थे। इतने बड़े घर में मुझे अच्छा लग रहा था और माहौल भी शादी का था। ऐसे माहौल में तो इंसान वैसे भी खुश हो जाता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। इन 3 दिनों में मैंने महसूस किया था कि सोनिया का भाई प्रशांत की नज़रें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। इन 3 दिनों में जब भी मैं उसको कहीं दूर से ही देखती थी तो प्रशांत मेरी ही तरफ देख रहा होता था। मैं डरकर फौरन जाकर सोनिया के कमरे में बैठ जाती थी। भले कोई भी काम सोनिया मुझे बोल दे, पर मैं बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि दीपक की बेवफाई और उसके धोखे ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैं किसी भी लड़के के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे मर्द जात से ही नफरत हो गई थी और मोहब्बत नाम से तो मैं अब दूर भागती थी। खैर, सोनिया की शादी हो गई और वो विदा होकर अपने घर चली गई। मैं भी अपने घर जाने के बारे में सोच रही थी। सोनिया का कोई भी सगा रिश्तेदार नहीं था। मैं सोनिया के जाने के बाद उसके घर में अकेली ही रह गई थी। सोनिया का अपना कोई रिश्तेदार नहीं था, बस दूर दराज के रिश्तेदार थे। शादी के बाद अब वो भी घर वापस जाने की तैयारी में थे, तो सोनिया के भाई ने मुझे बोला कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आप परेशान ना हो। मैंने उसको इनकार कर दिया और अकेले ही जाने के बारे में बोल दिया, पर उसने कहा कि आप चिंता मत करें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको छोड़ दूंगा। आप मेरी बहन की दोस्त हो, मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता, क्योंकि सोनिया ने मुझे आपका ख़ास ख्याल रखने के लिए बोला था। फिर मैं भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और फिर प्रशांत ने मुझे अपनी गाड़ी से मेरे घर तक छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं प्रशांत, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैंने तो पहले यही सोचा कि मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूं और उसका कोई भी जवाब न दूं, पर फिर मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया और कहा, क्या बात है, बोलिए। उसने कहा कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये खबर सुनने के बाद मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी और मुझे पता था कि सोनिया ऐसा हरगिज भी नहीं होने देगी, क्योंकि उसको मेरे अतीत के बारे में सब पता था और ऐसी लड़की की खबर होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई की शादी उससे नहीं करवाना चाहेगी। मैं उसको सीधा इनकार तो नहीं कर सकती थी, ना ही मुझे उसमें कोई दिलचस्पी थी। मैंने सिर्फ उसको यही जवाब दिया कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है और दोबारा मुझे मैसेज मत करना। अगले दिन सोनिया की मुझे कॉल आई। वो मुझसे कहने लगी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम मेरे भाई को फंसा लोगी और मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगी। उसने मुझे कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया है, मेरे भाई को फंसाकर पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी कि तुम कैसे चरित्र की लड़की हो।
मुझे सोनिया से इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे भाई का ही मुझे मैसेज आया था, तुम खुद उसे संभालो। मैं कभी भी तुम्हारे भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती। मुझे सोनिया की बातों पर बहुत अफसोस हुआ था कि उसने मुझे मेरे अतीत का ताना दिया था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी और पछताने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अपने घर के कामों में बिजी रहती और ज़िंदगी अपने रूटीन पर चल रही थी कि कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे फ़ोन पर फिर से सोनिया की कॉल आई। मैंने यही सोचा कि सोनिया फिर से अब मुझे ही कसूरवार ठहराएगी और बोलेगी कि उसके भाई को मैंने फंसाया है। पर मुझे काफ़ी हैरानी हुई जब सोनिया ने मुझसे कहा कि मेरे भाई से शादी कर लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनकार मत करना। मैंने उससे वजह भी पूछी, तुमने तो इस शादी से इनकार कर दिया था, अब तुम क्यों मुझे शादी का बोल रही हो? मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वो फिर भी मेरे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि मेरे भाई से शादी कर लो, मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अगर तुम मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहती हो जो अतीत में मैंने तुम्हारे साथ किया था, तो तुम्हें मेरे भाई से शादी करना ही होगी। मैं हैरान तो बहुत हुई कि पहले तो सोनिया मना कर रही थी, अब कैसे मान गई। फिर मैंने सोचा कि शायद सोनिया का भाई उसे फोर्स कर रहा होगा कि अपनी सहेली को शादी के लिए राजी करो, लेकिन मैं गलत थी। सोनिया का भाई एक दिन अचानक हमारे घर आया और मेरी माँ से रिश्ते की बात करने लगा, पर मेरी माँ ने उसको कहा कि तुम अपनी बहन को लेकर आओ, हम उससे ही बात करेंगे, अकेले क्यों आए हो। उसने कहा कि मेरी बहन शादी में नहीं आना चाहती, पर वो मेरी शादी से बहुत खुश है, क्योंकि उसकी ससुराल वालों की तरफ से उसे इजाज़त नहीं मिल रही। मुझे ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि सोनिया का पति तो बहुत ही अच्छा इंसान था और सोनिया से बहुत मोहब्बत भी करता था, तो उसको इजाज़त कैसे नहीं दे रहा। सोनिया के भाई ने मेरी माँ से बोला कि मैं बहुत ही सादगी के साथ नेहा से शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपके हालात का पता है, इसलिए मैं आप पर ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहता। और ये बात बिल्कुल सही भी थी, हमारे हालात वाकई बहुत ख़राब थे। तो मेरी माँ को भी ये बात अच्छी लगी, और इतना अच्छा लड़का और देखे भाले लोग, अमीर घर का लड़का था, तो मेरी माँ रिश्ते से कैसे मना कर सकती थी। झट मंगनी और पट ब्याह हो गया। पर हमारी शादी में मेरी ननद सोनिया मौजूद नहीं थी और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। मैं अब सारी बातों को भूलकर अपने पति के साथ अपने घर में बहुत ही खुशी की ज़िंदगी गुजार रही थी। प्रशांत इतना अच्छा था कि मुझे विश्वास नहीं होता था कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। वो मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखता था, मेरी ऐसे देखभाल करता जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। उसका इतना प्यार देखकर कभी कभी डर लगता कि कहीं मेरी खुशियों को नज़र न लग जाए। मैं भगवान का धन्यवाद करती कि मुझे इतना अच्छा पति और इतना अच्छा घर मिल गया है। मैं अपनी ननद की भी बहुत बड़ी एहसानमंद थी। अगर वो राज को राज न रखती और मुझे बदनाम होने देती, तो आज मुझसे कोई भी शादी न करता और मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऐसी लड़कियों से कोई भी शादी करना पसंद नहीं करता जो पहले से किसी के नाजायज़ बच्चे की माँ बन चुकी होती हैं। और फिर मेरी दोस्त ने तो अपने भाई से ही मेरी शादी करवा दी थी और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। मैं अपनी जान देकर भी इस एहसान को उतार नहीं सकती थी। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि सोनिया को कभी अगर किसी भी मोड़ पर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बिना सोचे समझे उसकी मदद करूंगी और कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मैंने अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था। प्रशांत क्योंकि सुबह को नाश्ते के बाद ऑफिस चला जाता और सारा दिन घर में मैं अकेली रहती थी। मैंने सोचा कि मैं सोनिया को कुछ दिन यहाँ रहने के लिए बुला लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी शादी में भी नहीं आई थी और पता नहीं क्या वजह हो सकती थी जिसकी वजह से उसका पति उसे मायके नहीं आने दे रहा था। मैंने सोचा कि प्रशांत से कहकर सोनिया को यहाँ पर बुला लूँगी। अगर प्रशांत को लेने के लिए भेजूंगी तो उसका पति उसे कभी भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एक भाई से मिलने के लिए कोई भी पति उसकी बहन को रोक नहीं सकता। मैं ये अभी सोच ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वहाँ मुझे सोनिया नज़र आई और सोनिया का पति भी उसके साथ ही था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया कि चलो सोनिया के पति को ये ख्याल तो आया कि सोनिया को उसके मायके ले जाना चाहिए। मेरी भी चिंता दूर हुई, क्योंकि मैं प्रशांत को सोनिया के पास भेजने ही वाली थी। चलो अच्छा हुआ सोनिया खुद ही आ गई। सोनिया को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। शादी के बाद मैं अपनी सारी खुशियाँ उसके साथ शेयर करना चाहती थी और उसका धन्यवाद भी करना चाहती थी। मैंने सोनिया का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया और उसे अपने साथ बिठा लिया, जबकि सोनिया का पति हॉल में बैठा था और प्रशांत का इंतजार कर रहा था। मैंने सोनिया और उसके पति के लिए चाय बनाई और ट्रे में सजाकर उनके सामने रख दी।
लेकिन पता नहीं क्यों सोनिया के पति की नज़रें मुझे अजीब सी महसूस हो रही थीं। उसकी नज़रें बार बार मेरे ही ऊपर आ रही थीं। मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैं ज़्यादा देर उन लोगों के साथ नहीं बैठी और उठकर किचन में चली आई। क्योंकि शाम हो गई थी तो मुझे रात के खाने का भी इंतजाम करना था। इसलिए मैंने सोनिया से खाने का पूछा कि तुम लोग क्या खाओगे। सोनिया मुझे पता नहीं क्यों परेशान परेशान सी लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ही उदास महसूस हो रहा था। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए मुझसे अच्छा उसे और कौन समझ सकता था। मैं समझ चुकी थी कि उसके अंदर कोई ना कोई परेशानी जरूर है जो वो मुझे बता नहीं पा रही। उसने मुझे यही जवाब दिया कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही बना लो। सोनिया मुझसे पूछने लगी कि प्रशांत भाई किस समय आएंगे। मैंने उसको प्रशांत के आने का टाइम बता दिया, क्योंकि प्रशांत मुझे सुबह को देर से वापस आने का कहकर गए थे और उसने कहा था कि मेरे एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, तो मेरा इंतज़ार मत करना, मैं आज घर देर से आऊँगा। उसने मेरा जवाब सुन लिया और बैठी चाय पीने लगी। मैं किचन में चली गई और खाने की तैयारियां करने लगी। तब सोनिया मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं यही समझी शायद वो जिस बात की वजह से परेशान है वही बात मुझसे शेयर करना चाहती है। वो अपनी परेशानी दूर करना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, बताओ, वैसे भी तुम मुझे परेशान ही लग रही हो। तो उसने कहा कि मैंने इतने साल तक तुम्हारे राज को राज ही रखा है, कभी किसी को खबर नहीं होने दी। अगर मैं तुम्हारा ये राज सबको बता दूं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारी शादी टूट जाएगी। सोनिया की बातें सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी कि अगर उसने इतने साल मेरे राज को राज रखा है तो आज वो मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही है, जबकि अब तो मैं उसकी भाभी बन चुकी हूँ। मैंने सोनिया को उस समय भी यही बोला था कि अगर तुमने मेरे राज को राज रखा है तो मैं इस बात के लिए तुम्हारी बहुत ही एहसानमंद हूँ। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एहसान के बदले में कुछ चाहिए और तुम मना नहीं करोगी। मैंने उसको बोल दिया अगर तुम मेरी जान भी मांगो तब भी मैं इनकार नहीं करूँगी, तुम जो भी चाहती हो वो मांग लो। मुझे उस दिन बहुत दुख हो रहा था कि सोनिया अपने एहसान का बदला चाहती है। फिर उसने मुझे जो बात बोली मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती थी जो सोनिया ने उस समय मुझे बोला था। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे पति के साथ पति पत्नी वाला संबंध बनाओ। मैं उस समय प्याज काट रही थी तो छुरी मेरी उंगली को काट गई और काफ़ी खून बहने लगा, क्योंकि सोनिया ने जो बात बोली थी उसने मेरे हवास उड़ा दिए थे कि एक ननद होकर कैसे अपनी भाभी को ऐसा बोल सकती है कि मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ते में बंध जाओ। मैंने सोनिया को कहा कि तुम होश में तो हो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही हो। कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसके पति के साथ कोई भी लड़की हंसकर भी बात करे, और तुम मुझे उसके साथ गलत संबंध रखने का बोल रही हो। सोनिया ने मुझे उस समय कहा कि मुझे सिर्फ अपने पति की खुशी चाहिए और मेरा पति तुम्हें पसंद करता है। उसने तो अपनी शादी में ही तुम्हें पसंद कर लिया था और वो तुमसे दूसरी शादी भी करना चाहता था। मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी में प्रशांत भाई के साथ तुम्हारी शादी करवा दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति दूसरी शादी तुम्हारे साथ करे। पर अब भी वो तुम्हें नहीं भूला है। मैं भी अब उसकी जिद के आगे मजबूर हो गई हूँ। उसने मुझे बोला है अगर तुम उसके साथ मेरी दोस्ती नहीं कराओगी तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहती, अपना घर टूटने नहीं देना चाहती, इसलिए तुम्हें मेरे पति के साथ संबंध रखना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे अतीत की सारी बातें प्रशांत भाई को बता दूंगी। इस तरह तुम्हारा घर भी खराब हो जाएगा, तुम्हारी शादी भी टूट जाएगी। तुम मेरी शादी नहीं बचाओगी तो मैं भी तुम्हारी शादी नहीं बचाऊंगी। अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगी, वरना अभी जैसे ही प्रशांत भाई वापस आएंगे मैं प्रशांत भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। अब तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो तो मेरे पति के साथ संबंध बना लो, अगर नहीं चाहती तो अपना रिश्ता टूटता हुआ देख लो। सोनिया ने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ प्रशांत भाई के आने का इंतजार है, इससे पहले तुम अपना जवाब मुझे दे दो कि तुम क्या चाहती हो। मैंने खाना नौकरानी को बनाने के लिए कहा और खुद रोती हुई कमरे में चली गई। मैंने सोच लिया था अगर मेरा घर टूटता है तो टूट जाए, पर मैं सोनिया की बात कभी भी नहीं मानूंगी। वो मुझसे गलत काम करवा रही थी। मैंने भगवान से रो रो कर माफ़ी मांग ली थी और मुझे विश्वास था कि मेरा घर नहीं टूटेगा। मैं बेड पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। तभी मुझे प्रशांत की आवाज़ आई। प्रशांत की आवाज़ सुनकर मैं बाहर हॉल में आ गई। मेरे चेहरे से मेरी परेशानी साफ झलक रही थी, इसलिए उसने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी तो सोनिया ने उसे अपनी तरफ बातों में लगा ली और कहा कि मैं जानती हूँ ये क्यों परेशान है, मैं आपको बताती हूँ।
तो मैंने जल्दी से सोनिया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि सोनिया मेरे साथ ही एक सोफे पर बैठी हुई थी। सोनिया समझ चुकी थी कि मैं उसकी बात मानने के लिए राजी हो गई हूँ, तो उसने फौरन ही अपने भाई से कहा कि शायद ये मेरे आने से खुश नहीं है, इसलिए आपको परेशान नजर आ रही है। मैंने कहा, नहीं सोनिया, तुम तो मेरी बहुत अच्छी सहेली हो। तुम्हारे आने से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। तुम्हारे आने से मैं भला क्यों परेशान होंगी? तुम्हारा अपना घर है, तुम कभी भी आ सकती हो। मैंने प्रशांत से चाय का पूछा। जब उसने हाँ कहा तो मैं किचन में चली आई। सोनिया भी मेरे पीछे पीछे आ गई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? मैंने उसे हाँ में जवाब दे दिया, क्योंकि मैं बहुत ही मजबूर थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं मानने के लिए हरगिज राजी नहीं थी, पर मैं अपना घर किसी भी सूरत नहीं तोड़ना चाहती थी। वो शाम मेरे लिए कयामत की शाम थी। सोनिया प्रशांत को बहाने से मार्केट ले गई थी। सोनिया का पति भी साथ गया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ गया था। सोनिया के पति के शैतानी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट चमक रही थी। मुझे उससे घिन आ रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। सोनिया के पति के साथ मैंने 2 घंटे कैसे गुजारे मुझे नहीं पता। थोड़ी ही देर में सोनिया और प्रशांत आ गए थे। मुझे खुद से भी घिन महसूस हो रही थी। सोनिया ने मुझे ब्लैकमेल करके मुझे अपने पति के साथ गलत काम करने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से मैं सोनिया को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। जब वो घर वापस आई तो उस समय काफ़ी मायूस और परेशान लग रही थी। मैं समझ सकती थी इस बात को, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी रखे। फिर भी मुझे हैरत हो रही थी सोनिया पर, जो अपने पति की बात मान रही थी और मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे भी अपनी बात मनवा रही थी। मैंने उसको समझाने की काफ़ी कोशिश की कि वो ऐसा ना करे। इस तरह वो कभी भी अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पाएगी, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो यही समझती थी कि शायद मैं अपनी भाभी को अपने पति के साथ संबंध रखने में मना लूँगी तो अपने पति के दिल में जगह बना लूँगी, पर वो ये सब कुछ गलत समझ रही थी। मेरी ननद अब लगातार हमारे घर में ही रहती थी। मुझे उसका हमारे घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चाहती थी कि वो अपने घर चली जाए, क्योंकि जो कयामत उस रात मेरे ऊपर बीती थी, मैं उस कयामत से दोबारा नहीं गुजरना चाहती थी। लेकिन सोनिया का पति तो मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। उसे मौके की तलाश थी। लेकिन प्रशांत भी अब ज़्यादातर घर पर ही रहता था, क्योंकि उसकी बहन और उसका जीजा घर आया हुआ था, तो उसने ऑफिस से छुट्टियां ले रखी थीं। और अब सोनिया के पति को कोई मौका नहीं मिल रहा था, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करती कि उसे मौका ना ही मिले तो अच्छा है। मैं भगवान से रो रो कर दुआएं करती थी कि मेरी इस मुसीबत से जान छूट जाए। मैं अपनी ननद को भी बद्दुआ देती रहती कि मेरे न जाने कितने घंटे भगवान के चरणों में ऐसे ही गुजर जाते थे। मैं कहती कि मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। मेरे पति ने कई बार मुझे देखा कि मैं कुछ परेशान रहती हूँ, और मुझे परेशान देखकर वो भी परेशान हो जाता। वो मुझसे अक्सर पूछा करता था कि आखिर तुम ऐसी कौन सी भगवान से प्रार्थनाएं करती हो कि कभी भगवान के सामने से हटती नहीं हो और प्रार्थना करते करते रोने लग जाती हो। तुम्हारा इस तरह रोना मुझसे देखा नहीं जाता। पर मैं प्रशांत को कुछ भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। मैं अपने किए हुए पापों की बहुत बड़ी सज़ा झेल रही थी कि अब अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ चुकी थी। मैं मर जाना चाहती थी। खुदकुशी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए मैं ये जुर्म करना नहीं चाहती थी। और फिर शायद एक दिन भगवान को मेरे ऊपर दया आ ही गई। एक दिन अचानक सोनिया की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी और वो ज़मीन पर गिर गई। मैं देखकर काफ़ी परेशान हो गई और उसके पास दौड़ी दौड़ी चली गई। उसने कहा, पता नहीं क्यों मेरा दम बहुत ज़्यादा घुट रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। सोनिया का पति और प्रशांत दोनों ही बाहर गए हुए थे। मैं अकेली औरत क्या कर सकती थी? मुझसे तो सोनिया उठाई भी नहीं जा रही थी। मैंने पहले उसको जल्दी जल्दी पानी पिलाया और बाहर की तरफ भागी, ताकि जल्दी से ड्राइवर को बुला सकूं और उसको अस्पताल ले जाऊं। मैंने बाहर देखा तो पता नहीं ड्राइवर कहाँ था। तभी मुझे मोहल्ले की एक औरत नज़र आई, जो कभी कभार हमारे घर आ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ देकर बुलाया। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। हम दोनों ने सोनिया को उठाकर बेड पर लिटाया और मैंने प्रशांत को कॉल कर दिया था। तब तक प्रशांत भी जल्दी से घर पहुंच चुका था, लेकिन तब तक सोनिया बेहोश हो चुकी थी। प्रशांत ने गाड़ी में डालकर सोनिया को अस्पताल ले गया और मैं भी उसी के साथ चली गई। प्रशांत ने रास्ते में सोनिया के पति को भी फ़ोन कर दिया था कि सोनिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक सोनिया अपना दम तोड़ चुकी थी और भगवान को प्यारी हो चुकी थी। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं ये सोच रही थी, शायद सोनिया को मेरी बद्दुआ लग गई है, इसीलिए वो मर गई है।
प्रशांत को अपनी बहन की मौत की वजह से काफ़ी सदमा पहुंचा था और वो अस्पताल में ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मैंने उसको दिलासे दिए। सोनिया का पति भी वहां पहुंच गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि सोनिया के पति को ज़्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देखे थे। सोनिया की बॉडी को घर लाया गया। कुछ ही समय के बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया। प्रशांत और सोनिया का पति अंतिम संस्कार में चले गए थे। हमारे घर में काफ़ी औरतें आई हुई थीं, लेकिन थोड़ी ही देर में घर खाली हो गया। हमारा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था जो हमारे घर में रुकता। घर अब बिल्कुल खाली खाली हो गया था, इसलिए मुझे ही उसका ख्याल रखना था। सोनिया के जाने का दुख मुझे भी था, पर मेरी इस पाप से अब जान छूट चुकी थी जो मुझे सोनिया की वजह से करना पड़ता। इसलिए मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मुझे अब और पाप करने से बचा लिया था और सोनिया को अपने पास बुला लिया था। सोनिया के जाने के काफ़ी दिनों के बाद सोनिया का पति हमारे घर आया। जब मेरा पति भी घर पर मौजूद नहीं था, उसने मुझे और संबंध बढ़ाने के बारे में बात की तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से के मारे उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और गुस्से से चीखती हुई बोली कि जिसकी वजह से तुम्हारी ये बात मैं मानती थी और जो मुझे तुम्हारे लिए राजी करती थी, अब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं प्रशांत को बुला लूँगी। मैं सोनिया नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊँगी और तुम्हारे इस काम में साथ दूँगी। मैंने उसको कहा कि सोनिया को तुम तलाक की धमकी देकर मेरे साथ गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल करते थे, पर तुम मुझे कोई भी धमकी नहीं दे सकते, इसलिए अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ। सोनिया के पति को एहसास हो गया था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो वापस पलट गया। मैंने भी उसे पुलिस की धमकी दे दी थी। वो चुपचाप चला गया। जब वो चला गया तो मैं पीछे मुड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे तो मेरा पति प्रशांत खड़ा था। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थीं। मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं तो यही समझी कि प्रशांत अभी के अभी मुझे तलाक दे देगा और मुझे घर से निकाल देगा। उसको मेरी अतीत की गलती का तो पता नहीं चला, पर उसके घर में रहते हुए मैंने जो पाप किया था उसके बारे में उसको पता चल गया था। प्रशांत ने मुझे कोई भी बात नहीं की और खामोश होकर कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं दरवाजे पर खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही और उसे आवाज़ें देती रही कि प्रशांत, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्रशांत ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और मुझे बेड पर बैठाकर खुद मेरे पैरों में बैठ गया और मुझसे कहने लगा, गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि सारी गलती मेरी बहन की थी। तुमने उसका घर बचाने के लिए इतना बड़ा पाप कर दिया। मुझे मालूम है ये सब कुछ तुमने मेरी ही वजह से किया होगा, क्योंकि सोनिया मेरी बहन थी। अगर उसका घर टूट जाता और उसका पति उसे तलाक दे देता तो उसकी परेशानी मुझसे सही नहीं जाती। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं कम है। प्रशांत ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई गलती होती तो तुम सोनिया के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके पति से संबंध रखती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे पता चल गया है ये सब कुछ तुमने सोनिया का घर बचाने के लिए किया था। मुझे तुम पर नहीं, बल्कि गुस्सा तो अपनी बहन पर आ रहा है, जिसने अपने पति को समझाने की बजाय तुम्हें मजबूर किया और उसके साथ गलत संबंध बनाने पर तुम्हें मजबूर किया। और तुम इतनी मासूम हो कि मुझे परेशान न करने के लिए तुमने इतना गलत कदम उठा लिया। मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम उसी समय मुझे ये बात बता देती, तो मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेता और तुम्हें ये पाप न करने देता। पर अब होनी को कौन टाल सकता है। जो हो चुका है हमें उसको याद करके खुद को और परेशान नहीं करना चाहिए। प्रशांत ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे और नाराज़ होकर तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मैंने प्रशांत को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि मैं रोना चाहती थी। मैं अपने पापों से अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि मैंने पाप किए थे, उनकी तो माफ़ी मुमकिन ही नहीं थी। मैंने प्रशांत का धन्यवाद किया जिसने मुझे इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी माफ़ कर दिया था। मैं प्रशांत की इतनी मोहब्बत के लायक नहीं थी जितनी मोहब्बत प्रशांत मुझसे करता था। मैं अब आज़ाद हो चुकी थी इन सारी परेशानियों से जो पिछले 5 महीने से मेरी ज़िंदगी में चल रही थीं। रात को खबर मिली कि सोनिया के पति की भी मौत हो गई है। उसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी और नशे में कार ड्राइव कर रहा था और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरी ज़िंदगी का ये भयानक चैप्टर अब पूरी तरह क्लोज हो चुका था। ज़िंदगी यूं ही खुशी खुशी गुजरने लगी। सोनिया और उसके पति को मरे 1 साल हो चुका है और हम लोगों की ज़िंदगी रूटीन पर आ चुकी थी। प्रशांत के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन मुझे चक्कर आए और मुझे
डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर तो मेरी खुशी की कोई हद ही ना रही। प्रशांत भी ये खबर सुनकर बहुत ही खुश हुआ था। ये खबर सुनने के बाद तो उसने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटने के लिए मिठाई का ऑर्डर दे दिया था। जैसे ही मिठाई वाला मिठाई लेकर आया, उसने अपने हाथों से पूरे स्टाफ को मिठाई बांटना शुरू कर दी। हम घर आ गए थे। प्रशांत ने पूरे 9 महीने तक मेरा बहुत ख्याल रखा था। उसने मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा। वो मुझे ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देता। 9 महीने के बाद भगवान ने हमें एक बहुत ही प्यारा चाँद सा बेटा दिया था, जो देखने में बिल्कुल प्रशांत के जैसा था। प्रशांत अपने बेटे के इस दुनिया में आने से बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। प्रशांत ने अपने बेटे का नाम रखने की रस्म में पूरे मोहल्ले को दावत दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।